गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कुछ जो सेगमेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं उन सेगमेंट्स पर और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली हम लोग बहुत सारे सेगमेंट को पढ़ चुके हैं, तो अब इन पर कुछ क्वेश्चंस हो जाने स्वाभाविक बात है, होने भी उचित है, क्योंकि बच्चों जो हम पढ़ते हैं उसकी जांच होनी जरूरी है। यदि हम उसकी जांच करते रहते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लेके आए हैं और आज आपके साथ में हम ये सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में उत्पादन का सर्वाधिक अंश किसका है? उत्पादन का सर्वाधिक अंश किसका है? इसका मतलब ये है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत हम लोग अधिक उत्पादित करते हैं और साथ ही साथ उसका उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों ताप विद्युत, दूसरा है जल विद्युत, तीसरा है नाभिकीय विद्युत और चौथा है तीनों का अंश समान। तो बच्चों इसमें सबसे ज्यादा हमने आपको बताया था, आज भी हम थर्मल एनर्जी का उपयोग ज्यादा करते हैं, सबसे अधिक थर्मल एनर्जी यूज की जाती है और उसी का उत्पादन भी होता है। इस तरह से ये आपका ऑप्शन ए सही हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में भारतीय रेल प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? भारतीय रेल प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा तृतीय और डी है चतुर्थ। तो बच्चों इस समय हमारा इंडिया चौथे स्थान पर है विश्व रेलवे में। फिर उसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला उपक्रम कौन है? भारतीय रेलवे, डाक तार, संचार और बैंक। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन ए सही है, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला साधन है, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम है। बच्चों अब हम चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है, स्वर्णिम चतुर्भुज यानी गोल्डन क्वाड्रेंट, जो आपका चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है, जैसे दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने वाला जो सड़क मार्ग है उसे ही हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए यह सड़क यातायात से संबंधित है। यह रेलवे से नहीं है, ये वायु यातायात से नहीं है, ये संचार से नहीं है, यह बेसिकली सड़क यातायात से संबंधित है। क्योंकि चारों को जोड़ने के लिए जो अटल जी के जमाने में सड़क तैयार किया गया था उसी को कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज। अब बच्चों हम लोग पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। कोंकण रेलवे पर यातायात कब से प्रारंभ हुआ? इसमें आपका ऑप्शन 1997, 1998, 1999 और 2000। इसलिए कोंकण रेलवे का प्रारंभ 1998 से हुआ था, 1998 हुआ था। उसी साल ये बन करके तैयार हुआ था, लेकिन वास्तव में इसमें प्रॉपर जो संचालन शुरू हुआ वो 1919 में हुआ, लेकिन यहाँ प्रारंभ की बात कर रहा है तो इसलिए हम लोग 1998 को मानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। हमने आपको बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहते हैं, और निजी क्षेत्र की भागीदारी दोनों की हो,
उसे ही हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, जहाँ कृषि और उद्योग दोनों का महत्व दिया जाता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी में आइए, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यही ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन को हमने कई तरह से घुमा घुमा करके इस पेपर में दिया है, इसलिए आपको कई एंगल से समझ में आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हुई, ये भी सही नहीं है। जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो, ये भी सही नहीं है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों राज्य के ही हिस्सा हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों समान रूप से काम कर रहे हों या दोनों का एग्जिस्टेंस हो, वही अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी जाएगी। बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आप पहुंचते हैं 7वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात जब हम कर रहे थे, भारतीय अर्थव्यवस्था को जब हम समझा रहे थे, तो हमने कहा था कि हिंदुस्तान में 1948 में जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, तो उस समय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने संसद में बोलते हुए या संविधान सभा में बोलते हुए, क्योंकि उस समय संसद का कार्य संविधान सभा कर रही थी, संविधान सभा में बोलते हुए कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण है, यानी यही भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार है। क्योंकि जब हम पूंजीवादी की बात करेंगे तो अकेला हो जाएगा, समाजवादी की बात करेंगे तो इसमें पूंजीवाद ही शामिल नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं करेंगे तो सब गायब हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था करेंगे तो ए और बी दोनों ऑप्शन शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमारा आंसर होगा सी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी है। 8वें नंबर पर हम आते हैं। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी। पहला नंबर गांधीयन व्यवस्था पर। तो ऐसा नहीं है, केवल गांधीवादी व्यवस्था पर नहीं है, कुछ करैक्टर जरूर है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। उसके बाद समाजवादी व्यवस्था पर बात करें, तीसरा पूंजीवादी, तो पूंजीवाद में नियोजन होता नहीं है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैपिटलिज्म भी है, इसलिए ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। बेसिकली भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो काम होता है उसे हम स्टेट गवर्न इकोनॉमी कहते हैं, यानी बी इसमें ऑप्शन होगा समाजवादी व्यवस्था पर। बेसिकली नियोजन समाजवादी व्यवस्था का ही अंग है, क्योंकि हमारे यहाँ नियोजन बेसिकली रूस के समाजवादी सिद्धांत से लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के बाद 1950 में रूस की यात्रा पर गए। रूस में 1917 से ही प्लानिंग यानी 5 ईयर प्लान चल रहा था। उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय किया कि हम हिंदुस्तान में भी प्लानिंग को लाएंगे, और इसी संदर्भ में वह हिंदुस्तान आए तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन का गठन किया 1950 में, और उससे कहा कि आप देश के लिए प्लान बनाएं, रिसोर्सेज का आकलन करें और लोगों की जरूरतों को आकलन करके प्रेफरेंशियल ऑर्डर में तैयार करें और उन्हीं को टारगेट करें, जिससे कि जो जरूरी चीजें हैं सबसे पहले पूरी की जाए और धीरे धीरे कम जरूरी चीजों की तरफ बढ़ा जाए। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ये था 8वां क्वेश्चन।
बच्चों अब हम लोग नवे क्वेश्चन पर चलते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए फिर हमने रिपीट किया है लेकिन तरीका बदल दिया है, ऑप्शन का तरीका बदल दिया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, पहला ऑप्शन है बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी है आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, तीसरा है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व और चौथा है उपरयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह से देखिए अब हमने क्वेश्चन के ऑप्शन को थोड़ा डिविएट कर दिए, थोड़ा तरीका बदल दिए, क्वेश्चन वही है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब को एग्जिस्टेंस, अर्थात दोनों जिस अर्थव्यवस्था में विद्यमान हो उसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। देखिए क्वेश्चन का तरीका हमने बदल दिया और वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। रिपीट करने के पीछे भी कारण यही है कि आप भिन्न भिन्न एंगल से एक ही क्वेश्चन को समझ लें जिससे किसी भी दशा में आपके आंसर एग्जाम में गलत ना हो। फिर 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था है कैसी है? उदारवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो डी तो ऑप्शन गलत हो गया। उदारवादी अर्थव्यवस्था हमारी काफी कुछ हो चुकी है, क्योंकि 1991 में जब राव मनमोहन मॉडल आया था तो लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी वहीं पर हमारे देश में व्यापक पैमाने पर इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया राहुल गांधी ने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इसे व्यापक पैमाने पर इंट्रोड्यूस करने का काम राव मनमोहन मॉडल ने किया था 1991 में। तो ये भी है, समाजवादी भी है। आप देखिए आपके प्रियम्बल में समाजवादी शब्द लिखा हुआ है और हम काफी कुछ स्टेट गवर्न काम करते हैं, यानी राज्य के नियंत्रण में काम करते हैं, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। तो दोनों करैक्टर एक साथ मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए हमने रिपीट किया है लेकिन ढंग बदल करके, ताकि किसी भी ढंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए तो आप गलत ना करें। भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर देखिए यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन मिल गया, रिपीटेड है लेकिन तरीका बदल करके। फिर हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, देखिए अब यहाँ फिर हमने क्वेश्चन को रिपीट किया लेकिन ऑप्शन में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की है। पहला नंबर ऑप्शन में लिया है लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, जिसमें लघु और बृहद उद्यम दोनों। तो ये ऑप्शन पर्याप्त नहीं है मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, निजी और पब्लिक सेक्टर, निजी और गवर्नमेंट सेक्टर यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों हो। बी में आप देखिए लिखा निजी एवं सार्वजनिक दोनों उद्यमों की विद्यमानता, यानी दोनों प्रकार के उद्यम जहां साथ साथ काम कर रहे हों, ऐसी ही अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन तीसरा चौथा ऑप्शन भी हम लोग पढ़ लें, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उद्यमों की विद्यमानता, ये भी ठीक नहीं है। और डी इनमें से कोई नहीं, ये भी ठीक नहीं है, अर्थात इसमें बी ऑप्शन सही होगा। फिर 12वें नंबर पर आते हैं। फिर हमने थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन को रिपीट किया है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी? पूरी तरह से नहीं। गांधीवादी? पूरी तरह से नहीं, थोड़े करैक्टर हैं। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है ना, ये भी नहीं, यानी पूरी तरह से ऐसा नहीं है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं।
फिर अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, यानी भारत को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। पहला नंबर है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, दूसरा है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरा है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, और चौथा डी है एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगर ए आप देखिए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तो अब ऐसा नहीं था, अब ऐसा नहीं है। भारत में कभी ऐसा था, लेकिन अब भारत केवल अपने लोगों के लिए अनाज का उत्पादन नहीं करता, अपितु विदेशों को यह भेजता भी है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि यहाँ पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, तीसरा एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी व्यापार की भी अधिकता नहीं है, चौथा एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ये भी नहीं है, क्योंकि अगर पूंजी हमारे पास होती तो हम क्यों विदेशों से ये कहते हमारे देश में इन्वेस्ट करिए। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, क्योंकि हमारे देश में अभी मैकेनाइजेशन कम है, मशीनीकरण कम है, हम ज्यादातर चीजें मैन मेड करते हैं, मानव से श्रम लिए जाते हैं, और यह ऑप्शन ही हमारी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से परिभाषित करता है। अब हम लोग 14वें क्वेश्चन पर आएंगे, देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है। अनार्थिक का मतलब नॉन इकोनॉमिक है, अर्थात जो आपको सीधे सीधे कमाई नहीं देता। पहला नंबर है सामाजिक व्यवहार, दूसरा नंबर है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है शक्ति संसाधन, और चौथा है पूंजी संसाधन। अगर हम पूंजी की बात करें तो ये सीधे जहां पूंजी लगाओगे पैसा मिलेगा, जहां शक्ति संसाधन है, जहां ऊर्जा होगी वहां पैसा मिलेगा, जहां प्राकृतिक रिसोर्सेज होंगे, धन होगा, पैसा मिलेगा। लेकिन कोई अगर सामाजिक व्यवहार करते हो, यानी रिश्तेदारी में जाते आते हो, रिश्तेदारों से मिलते मिलाते हो, तो सामाजिक प्रेम बढ़ता है, उससे रुपया नहीं मिलता। इसका मतलब यह है यह एक अनार्थिक तत्व है, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट है। फिर उसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे 15 नंबर पे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। देखिए अब की बार हमने विशेषता तो वर्ड ले लिया है, लेकिन थोड़ा हमने इसमें चेंज किया है। विशेषता की स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ आप समझ गए होंगे। पहला नंबर कृषि की प्रधानता, कृषि की प्रधानता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नंबर 2 उद्योगों की प्रधानता, नहीं, अभी भारत में उद्योगों की प्रधानता नहीं है, अर्थात भारत एक औद्योगिक देश अभी नहीं हो पाया है। तीसरे नंबर पे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसीलिए तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि अभी हम डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है। विकसित होते तो निश्चित तौर पर हमारी प्रति व्यक्ति आय काफी हैवी होती, लेकिन अभी कम है। चौथे नंबर पर बृहद बेरोजगारी, ये भी है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉपुलेशन का बहुत हिस्सा बेरोजगार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा 1, 3 और 4, यानी 1, 3, 4 डी ऑप्शन में सेट हो रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं हमारा डी ऑप्शन सही है। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, 16 में आते हैं।
16वां क्वेश्चन है, मान लिया एक्स देश यानी कोई देश, किसी देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, यानी कौन सी इसमें ऑप्शन रखी जाए जिससे कि किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि हो। देश देखिए, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि हो, यानी एक पर्टिकुलर देश की आर्थिक समृद्धि हो। विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है, यानी अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है तो क्या, मान लिया पूरी दुनिया में तकनीकी प्रगति होती है तो क्या भारत में भी, भारत में आर्थिक समृद्धि होगी? अगर चाइना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, रूस क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, अमेरिका क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, तो क्या भारत का आर्थिक समृद्धि होगा? नहीं, ये कोई आवश्यक शर्त नहीं है। भाई तकनीकी आएगी तो उसका लाभ हमें मिलेगा, लेकिन तकनीकी बहुत महंगी होगी उनकी और शुरुआती दौर में वो देंगे भी नहीं। इसका मतलब ये है, ये कोई आवश्यक बात नहीं है। बी, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी अगर भारत में जनसंख्या वृद्धि होती है तो क्या आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी? नहीं होगी, घट जाएगा। फिर सी है कि एक्स में पूंजी निर्माण होता है, अगर भारत में पूंजी निर्माण खूब होने लगे, पूंजी की मात्रा बढ़ जाए, तो देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी, अवश्य होगी। आप देखिए, हमने आपको पढ़ाया था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। ये हमने अपने मन से क्वेश्चन नहीं, इसमें सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए कि हमने पढ़ाया था आपको कि अगर आपके देश में पूंजी की पर्याप्तता होगी तो आपके देश में आर्थिक समृद्धि होगी, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी एक महत्वपूर्ण इनपुट है, महत्वपूर्ण आगत है। और हमने आपको समझाया था कि पूंजी की वृद्धि आपके देश में दो तरीके से हो सकती है, या तो विदेशों से लोग पूंजी आपके देश में इन्वेस्ट करें, या तो आपके देश में पूंजी निर्माण अधिक पैमाने पर होने लगे तो पूंजी बढ़ेगी। तो पूंजी निर्माण अगर होता है तो निश्चित तौर पर आपके देश की आर्थिक समृद्धि होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। अब चौथा भी ऑप्शन पढ़ लीजिए, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा में बढ़ती है। पूरी दुनिया व्यापार करे तो आपसे क्या लेना देना, आप थोड़ा तो प्रभावित होंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि अगर दुनिया के लोग आपस में व्यापार करते हैं तो आप भी व्यापार करने लगे, ये कोई आवश्यक बात नहीं होगी। क्योंकि जब तक आपकी तकनीकी उन्नत नहीं होगी, जब तक आपके देश में पूंजी नहीं आएगी, तब तक आप गुणवत्तापूर्ण चीजों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और फिर विश्व बाजार में आपके कमोडिटीज की डिमांड नहीं होगी, तो फिर कैसे हो सकता है? इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से देखिए बच्चों, हमने जितना पढ़ाया था उनमें से 16 क्वेश्चन लेके आए। इनसे आप एक बार, दो बार, तीन बार देख करके अपना आकलन करिए। आकलन करने के बाद देखिए कि आपका कौन सा सेगमेंट कमजोर पड़ रहा है, उस सेगमेंट को अच्छे से पढ़िए, हमारे वीडियो से पढ़िए, बुक खोलिए, बुक में पढ़िए। जो भी आपके पास बुक है, चाहे एस.एन. लाल की बुक है, अच्छी बुक एस.एन. लाल की है, रमेश सिंह की बुक पढ़िए, वो भी अच्छी बुक है। मेरी भी इंग्लिश में एक बुक है, वो भी बड़ी अच्छी है। मैं दिखाऊंगा, अभी तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन जब मैं कभी किसी वीडियो में दिखाऊंगा। मेरी भी किताब इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। कुछ सेक्शन उसका हिंदी में है, बहुत पतली सी है, उसको मैं दिखा दूंगा, तो उसको भी देखिएगा। इस तरह से जो भी आपके पास किताब है उससे देखिए और इन सेगमेंट को मजबूत करने की कोशिश करिए। अगले वीडियो में हम ऐसे ही 15-16 क्वेश्चन का एक सेट और लेके आएंगे,
उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप रिवीजन करिए। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों से भी कह दीजिए कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे हम थोड़ा मोटिवेट हों और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके एग्जाम से संबंधित लेकर के आए। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, आईएएस बनिए, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू।